हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका अरोड़ा क्लासेस के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। मैं रितु अग्रवाल आपको करवाऊंगी हिस्ट्री। मुझसे जुड़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूट्यूब सेशन रहता है शाम को 7 बजे, जिसके अंदर हम हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं। चलिए ये अलग बात है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन हम हर क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनको हम उनका पोस्टमार्टम करते हैं, साथ ही साथ हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप लोगों को लगता है कि मैं आपको हिस्ट्री जो है इंटरेस्टिंग वे में करवा सकती हूँ, तो आप लोग मुझसे जुड़ी हर अपडेट, मतलब आपके सब्जेक्ट से जुड़ी अपडेट जो है हिस्ट्री विद रितु मैम, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको हर प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी के साथ देखते हैं, क्लास में चलते हैं कि मैम क्या करवा रही हैं, कैसी इंफॉर्मेशन दे रही हैं, क्या टॉपिक करवा रहे हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। क्लियर? थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। हाँ जी, कल आपका सेशन ऑफ था, आई नो, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी स्टूडेंट, कई बार जब सेशन ऑफ होता है तो आप लोग यही सोच के चला करिए कि आज मैम ने मे भी हो सकता है सेशन इसलिए ऑफ किया हो ताकि हम पुराने वाला रिवाइज कर लें, और जो स्टूडेंट जिन्होंने पहले नहीं देखा हुआ सेशन उनको हम रिपीट कर लें, उनको हम देख लें। तो मेरे सेशन न लेने के पीछे भी यही मोटो होता है हमेशा, क्योंकि आप लोग कहते हो कि मैम हमें टाइम नहीं मिल पाता, हम नहीं देख पाते हैं, कई बार हमारा मिस हो जाता है। तो उन लोगों के लिए जो है वो आज जिस दिन नहीं हो पाती है वो दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप पुराने वाली क्लासेस को रिपीट कर सकते हो या फिर जो नए स्टूडेंट हैं वो देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि पहले जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए हैं, जितने भी हमने सेशन लिए हैं, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और आपने बाकायदा उनको अच्छे से याद भी कर लिया होगा, अपने दिमाग में बिठा भी लिया होगा। तो चलिए सेशन शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। लेकिन आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये कहूंगी कि जो आप लोगों की क्लासेस नहीं देखी हैं वो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, उधर हम नजर डालते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है महाजनपदा पीरियड। कौन सा टॉपिक? महाजनपदा पीरियड। आपको याद रखना है कि महाजनपदों में से एक क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में, तो 1 नंबर अगर आपको पक्का करना है तो आप इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? हम यहाँ पर ये शुरू करने से पहले हम ये समझते हैं कि महाजनपद होता क्या है। पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए स्टूडेंट, आप सभी को पता है जब वैदिक सभ्यता आई थी तो वैदिक सभ्यता के अंदर सबसे पहले कौन थे? जन थे। जन मतलब क्या होता है? कबीला, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है, भटकता रहता है, जो कबीले की तरह जीवन जीते हैं, जिसे हम कहते हैं बंजारा। क्या कहते हैं? बंजारा। लेकिन जब ये जन आपस में मिलने लगे, एक दूसरे में मिल गए, तो क्या बन गया? जनपद बन गया। क्या बन गया? जनपद बन गया। और अब ये एक स्थान से क्या रहने लगे? एक पहले तो ये कैसे थे? घूमते रहते थे, इधर से उधर भटकते रहते थे, लेकिन अब इन्होंने एक स्थान पर स्टेबल रहना शुरू कर दिया, तो वो क्या बन गए? जनपद बन गए। अब जनपद में क्या हुआ? राजा था, तो राजा के अपने मिशंस होते हैं, अपने अपने गोल्स होते हैं। वो सोचते हैं कि यार मैं ये भी अटैक कर लूँ, क्योंकि राजा बनने के बाद आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ जाती है। तो राजा, जनपद का क्या है? राजा। पहले तो जन में तो क्या होता था? सिर्फ एक परिवार होती थी, एक फैमिली होता था जिसमें उसका मुखिया होता था, ठीक है। लेकिन जब जन से जनपद बने तब राजा का क्या हो गया? राजा जमीनों का मालिक बन गया, भूमि का स्वामी बन गया, ठीक है। वो क्या बन गया? जनपद बन गया। जब जनपद आपस में मर्ज हो गए तो क्या बन गए? महाजनपद बन गए। क्या बन गए? महाजनपद। मतलब कि बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े नगर। तो टोटल कितने महाजनपद थे? 16 महाजन। जैसे आज हमारा इंडिया स्टेट्स में डिवाइड है, उसी तरह से उस टाइम पे भारत जो था वो किसमें? महाजनपदों में डिवाइड था। कितने महाजनपद थे? 16 महाजन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा कि 16 महाजनपद कौन कितने हैं? कितने हैं महाजनपद? तो वो 16 महाजनपद है। कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद हैं। आपको ये 16 महाजनपद और इनकी जो राजधानी है वो आपको याद करनी पड़ती है। क्लियर? बात समझ में? अब क्वेश्चन पूछेगा कि 16 महाजनपद जो आप हमें बता रहे हो उनके बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता है, एक तो आपका आता है बौद्ध ग्रंथ और एक आपका आता है जैन ग्रंथ। कौन सा? जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ
कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। कौन सा? अंगुत्तर निकाय। क्लियर। और जैन ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए अगर नोट नहीं किया हुआ तो। जन से क्या बने? जनपद। और जनपद जब आपस, जैसे बैंक आपस में मर्ज हो जाते हैं, उसी तरह से जनपद जब आपस में मर्ज हो गए तो क्या बन गए? किसी ने किसी पर अटैक कर दिया, किसी ने किसी के साथ शादी कर ली, किसी ने किसी के साथ फ्रेंडशिप कर ली, तो इस तरह से क्या बन गए? महाजनपद बन गए। और टोटल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। क्लियर, बात समझ में आई? महाजनपद का मतलब है बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े शहर। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उज्जैन का प्राचीन नाम बताइए। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर उज्जैन जो थी किसी की कैपिटल थी, यहाँ पर उज्जैन का आपसे प्राचीन नाम पूछा गया है। तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका और इनमें से कोई नहीं। तो ये सब ठीक है, तो ये तो आप बात ही खत्म कर दो। ठीक है, अब हम बात करते हैं तक्षशिला। तक्षशिला किसकी कैपिटल थी? गंधार की कैपिटल थी, जो कि कहां पे है? पाकिस्तान में। जो भी कहां पे है? पाकिस्तान में। तो गंधार की कैपिटल कौन थी? तक्षशिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि स्टूडेंट्स जिन्होंने टॉपिक किया है उनके लिए बहुत बड़ी रिवीजन है। आप ये मान के चलिए कि अगर हमने टॉपिक किया तो हम उनके एमसीक्यू क्वेश्चंस करें ताकि हमारी रिवीजन हो पाए। क्लियर। तो आप देखिए, गंधार की कैपिटल कौन थी? तक्षशिला थी। इंद्रप्रस्थ किसकी कैपिटल थी? कुरु की। किसकी कैपिटल थी? कुरु की। किसकी कैपिटल थी? कुरु। तो कुरु की क्या थी? इंद्रप्रस्थ। गंधार की क्या थी? तक्षशिला। बचा क्या आपके पास? अवंतिका। तो उज्जैन जो है, जिसकी अवंती की कैपिटल का नाम क्या था? उज्जैन। अवंती की कैपिटल का नाम क्या था? उज्जैन। तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। अवंती जो कहां पे आता है? एमपी में। कहां पे आता है? एमपी में। बात समझ में आ गई स्टूडेंट? मैं क्या कहना चाहती हूँ कि उज्जैन का प्राचीन नाम आपसे पूछा है तो ये कहाँ आएगा? अवंतिका। और अगर क्वेश्चन आता कि अवंतिका की राजधानी बताइए तो वो क्या थी? उज्जैन थी। क्या थी? उज्जैन थी। बात समझ में आ गई? तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंती। जैसे बिहार का पहले नाम क्या था? पहले क्या नाम था? मगध था। पाटलिपुत्र का अब नाम क्या है? पटना है। पहले जैसे पटना का नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। बिहार का पहले क्या था? मगध था। उसी तरह से उज्जैन जहाँ पे महाकाल मंदिर है, उस उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। क्या नाम था? अवंतिका। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आपने सुना ही होगा उज्जैन के अंदर ही हमारा क्या है? महाकाल है। तो ओम नमः शिवाय। तो कहाँ पे? उज्जैन में। आप सभी को पता है अभी बना ही है, नया स्टेडियम बना है, वहां पर नई मंदिर का निर्माण किया गया है। तो वो कहाँ पे है? उज्जैन में। तो उज्जैन कई बार क्वेश्चन बोलते हैं उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाकाल की नगरी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर, बात समझ में आ गई? क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य जो महाजनपद था वो कहां पर स्थित था? मत्स्य महाजनपद कहां पे स्थित था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रुहेलखंड में। हाँ जी स्टूडेंट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कि जो मत्स्य महाजनपद था, मत्स्य को क्या हम कहते हैं? अलवर, भरतपुर और धौलपुर। अलवर, भरतपुर और धौलपुर ये तीनों ही कहाँ पे हैं? कहाँ पे है? राजस्थान में। तीनों ही कहाँ पे है? राजस्थान में। पहले के टाइम पर जब राजस्थान का डिवाइडेशन नहीं हुआ था उस टाइम पे अलवर, भरतपुर और धौलपुर को क्या बोला जाता था? मत्स्य बोला जाता था। क्या इन दोनों को कंबाइंड क्या बोला जाता था? मत्स्य वाला एरिया। मेरी बात समझ में आ रही? आप सभी को पता है ना राजस्थान का भी बाद में क्या हुआ था? सभी छोटे छोटे जो है उनको डिवाइड किया गया था, फिर बाद में एकीकरण किया गया था। तो आप मान के चलिए राजस्थान के अंदर जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाला जो एरिया है वो क्या है? क्या है? मत्स्य वाला एरिया है। तो मत्स्य कहाँ पे आएगा? कहाँ पे आएगा? राजस्थान में। कहाँ पे आएगा? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा स्टूडेंट? एनी डाउट किसी भी तरह का? समझ में आया? तो मत्स्य महाजनपद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मत्स्य महाजनपद कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन समझ में आया, आंसर समझ में आया, किसी प्रकार की दिक्कत समस्या? तो मत्स्य को हम क्या नाम से जानते हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाला जो एरिया है उसे कंबाइंड मत्स्य के नाम से जानते हैं, जिसकी कैपिटल का नाम क्या है? विराटनगर। कैपिटल का नाम क्या था? जब ये महाजनपद था मत्स्य उस टाइम पे इसकी कैपिटल क्या थी? विराटनगर। क्या नाम था? विराटनगर। जैसे हम क्या कहते हैं? जयपुर। क्या कहते हैं? जयपुर। बात समझ में आई? तो मत्स्य की कैपिटल कौन सी थी? विराटनगर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, समझ में आया?
समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। भारत में सबसे पुराने 16 महाजनपदों में वर्तमान यूपी में कितने महाजनपद स्थित हैं? 16 महाजनपद है, नो डाउट सभी को पता है। ऐसा तो है नहीं 16 महाजनपद एक पर्टिकुलर एरिया में डिवाइडेशन है। तो आपको क्या पूछा गया है कि वर्तमान यूपी में 16 महाजनपदों में वर्तमान यूपी में कितने महाजनपद स्थित हैं? 6, 7, 8 और 9। हाँ जी स्टूडेंट बताइए, आज ही करवाया है मैंने, ये पता होगा आप लोगों को। ऐसा तो है नहीं कि इतनी जल्दी भूल जाओगे। तो ये आप लोगों के एक तरह से आप कह सकते हो प्रैक्टिस हो रही है कि 16 महाजनपदों में से यूपी में ये क्वेश्चन आता है, यूपी में कितने महाजनपद है? कितने हैं स्टूडेंट? देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखे भी हुए हैं, यहाँ पे मैंने पूरा चार्ट बनाया हुआ है कि कौन सा महाजनपद कहाँ पे आता है। देखिए कुरु, पंचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल, काशी और चेदी, ये टोटल कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। और 8 के 8 कहाँ पे हैं? यूपी में। कहाँ पे हैं? यूपी में। बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कि यूपी में कितने महाजनपद है? टोटल 8 महाजनपद है। इसी तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 16 महाजनपदों में सबसे पहले राजस्थान में कितने महाजनपद है? क्वेश्चन क्या पूछा गया? सुनो मेरी बात, कि यहाँ पे क्वेश्चन में यूपी की जगह अगर क्या लिखा है? राजस्थान। क्या लिखा है? राजस्थान में कितने महाजनपद स्थित हैं? तो आप लोग देखिए यहाँ पर मैंने एक लिखा है जिसका नाम है मत्स्य। अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाला जो एरिया उसे हम क्या कहते हैं? मत्स्य, जिसकी कैपिटल का नाम है विराटनगर। ये कितने हैं? ये 1। इसके अलावा और कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। तो राजस्थान में कितने महाजनपद है? 1 महाजनपद है। इस लिस्ट को अपने दिमाग में बिठा लो। बात समझ में आई? अगर यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होता कि 16 महाजनपदों में से एमपी में कितने महाजनपद हैं? एमपी मतलब कि मध्य प्रदेश में एमपी में कितने महाजनपद हैं? तो अवंती, एमपी में सिर्फ 1 महाजनपद है जिसका नाम है अवंती। क्या नाम है? अवंती। क्लियर? बात समझ में? अगर क्वेश्चन लिखा आता कि वर्तमान बिहार में कितने महाजनपद हैं? वर्तमान बिहार में कितने महाजनपद हैं? तो बिहार में कितने? 3 है। बिहार में कितने? 3 है। अंग, मगध और वज्जी। बात समझ में आई? अवंती कहाँ पे? एमपी में। मत्स्य कहाँ पे? राजस्थान में। बात समझ में आ रही है मेरी? राजस्थान में कितने हैं? 1 है। एमपी में कितने हैं? 1 है। और बिहार में कितने? 3 हैं। अंग, मगध और वज्जी। क्लियर? बात समझ में आई? 3 महाजनपद कहाँ पे है? बिहार में है। आगे अगर क्वेश्चन आता, यहाँ पे लिखा होता कि साउथ के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर कितने महाजनपद हैं? तो कितने हैं? 1 महाजनपद है। कितने महाजनपद है? 1 महाजनपद है जिसका नाम है अश्मक, जो कौन सी नदी के ऊपर है? गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद जो गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है वो कौन सा है? अश्मक है। कौन सा? अश्मक। क्लियर? बात समझ में? अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि वर्तमान भारत से बाहर कितने महाजनपद हैं? तो कितने महाजनपद हैं? टोटल 2 महाजनपद हैं। एक का नाम है गंधार और एक का नाम है कंबोज। और कहाँ पे है? पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। बात समझ में आई? तो टोटल कितने हो गए? लगाइए अनुमान। 8 ये हो गए, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 और 16। टोटल कितने हो गए? 16 महाजनपद। बात समझ में आई? तो यूपी में कितने हैं? 8 हैं। राजस्थान में कितने हैं? 1 है। एमपी में कितना है? 1 है। कौन सा? अवंती। बिहार में कितने हैं? 3 है। कौन कौन से? अंग, मगध और वज्जी। साउथ दक्षिण भारत में कितने हैं? 1 है जिसका नाम है अश्मक। और अगर हम बात करते हैं भारत से बाहर, तो भारत से बाहर 2 हैं। एक का नाम है गंभोज और एक का नाम है गंधार। गंधार जिसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी, जो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास की पहली यूनिवर्सिटी है, पहला विश्वविद्यालय है। बात समझ? शिक्षा का केंद्र है, जहाँ के चाणक्य थे।
चाणक्य कहाँ के आचार्य थे? चाणक्य कहाँ के गुरु थे? तक्षशिला के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य को कहाँ ले जाया गया था? तक्षशिला, वहां पे उसको एजुकेशन दी गई थी। क्लियर, बात समझ में आई? तो यूपी में कितने हो गए? 8, राजस्थान में कितना हो गया? 1, कौन सा? मत्स्य। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। एमपी में कितने? 1, बिहार में कितने? 3, साउथ में कितना? 1, और पाकिस्तान में कितने? 2, भारत से बाहर कितने? 2, सीधी सी बात है, तो कितने? 2, टोटल कितने हो गए? 16 महाजनपद। क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ यूपी का पूछा गया, लेकिन मैंने आपको हर स्टेट का बता दिया कि कितने स्टेट में कितने महाजनपद हैं। तो टोटल इसमें कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से हैं? ये वाले। अगर नहीं लिखे तो लिख लो। बात समझ में आ गई? समझ में आया स्टूडेंट? तो ये टोटल 16 महाजनपदों की क्या थी? लिस्ट थी। क्लियर, आगे बढ़े? क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? एनी डाउट किसी भी तरह का? चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ जी, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन, अशोक, शिशुनाग एंड महापद्म नंद ने। हाँ जी स्टूडेंट बताइए, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने, अशोक ने, शिशुनाग ने और महापद्म नंद ने। महापद्म नंद किस वंश का शासक है? नंद वंश का शासक है। शिशुनाग किस वंश का शासक है? नाग वंश का, या फिर शिशुनाग वंश। किस वंश का? शिशुनाग वंश। शिशुनाग, ये भी एक पूरा टॉपिक है जो मैं आपको कभी और करवाऊंगी। मगध एम्पायर जो मौर्यों से पहले आते हैं, वो भी अपना एक टॉपिक है जो मैं आपको कभी और करवाऊंगी। क्लियर, बात समझ में? हम अशोक की बात करते हैं तो आपको पता ही अशोक क्या है? मौर्य है। और उदयन कौन है? हर्यक है, हर्यक वंश है। बिंबिसार का आपने नाम सुना होगा, बिंबिसार का नाम सुना हुआ है। बिंबिसार के बाद में क्या आता है? अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद में कौन आता है? उदयन। कौन आता है? उदयन। बात समझ में? हम यहाँ पे बात करें पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं। किसने नाम दिया था पाटलिपुत्र को पटना? किसने दिया था? शेरशाह सूरी ने। किसने दिया था? शेरशाह सूरी ने। तो इस पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? कौन सी नदी थी वो? गंगा प्लस सोम नदी। गंगा प्लस सोन नदी, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर क्या की गई थी? पाटलिपुत्र की स्थापना की। किसने की थी? हर्यक वंश के शासक उदयन ने। किसने की थी? हर्यक वंश के शासक उदयन ने। क्योंकि इससे पहले कौन आता है? बिंबिसार आता है। इसके पहले बिंबिसार के बाद में कौन आता है? अजातशत्रु। पहले कौन आता है? बिंबिसार। पहले कौन आता है? बिंबिसार। बिंबिसार। उसके बाद कौन आता है? अजातशत्रु। और उसके बाद कौन आता है? उदयन। क्या आता है? उदयन। इन दोनों ने अपनी कैपिटल किसको बनाया था? राजगृह को। किसको बनाया था? राजगृह को। फिर उदयन ने क्या किया था? गंगा और सोन नदी के तट पर किसकी स्थापना की? पाटलिपुत्र की। और पाटलिपुत्र को अपनी पहली कैपिटल बनाया था। मगध की पहली कैपिटल कौन सी है? ग्रीव्रज। मगध की पहली कैपिटल कौन सी है? ग्रीव्रज। ग्रीव्रज। पूछा जाता है कि मगध की पहली राजधानी का नाम बताइए, तो वो कौन सी? ग्रीव्रज। उसके बाद किसने क्या बनाई? राजगृह। उसके बाद किसको बनाया? राजगृह। किसने? अजातशत्रु और बिंबिसार ने। और उसके बाद तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं पाटलिपुत्र की। पहले नंबर पे कौन थी? ग्रीव्रज। दूसरे नंबर पे क्या बनी? राजगृह। और तीसरे नंबर पे कौन सी बनी? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। और उदयन ने ही सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी क्या बनाया था? कैपिटल बनाया था। क्लियर, बात समझ में? कहाँ पे की थी? गंगा और सोन नदी के संगम पर, जहाँ पे दोआबा है, उसे हम क्या कहते हैं? पाटलिपुत्र कहते हैं। क्लियर, बात समझ में आई? आपको पता ही अशोक मौर्य वंश का है, शिशुनाग वंश का क्या है? शिशुनाग है। और उसके बाद नंद वंश का शासक कौन है? महापद्म नंद, जिसने नंद वंश की स्थापना की थी। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो मगध की पहली राजधानी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ग्रीव्रज। उसके बाद दूसरे नंबर पे राजगृह और तीसरे नंबर पे पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने। क्लियर, बात समझ में? तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी कि 20 जून को आप सभी को पता है PS टेट का बैच स्टार्ट हो रहा है। तो भाई आप लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? क्या सोच रहे हैं आप? जो स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई हम हिस्ट्री मैम से पढ़ सकते हैं, हमें मैम की समझ में आ रही है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी बैच ज्वाइन कर लीजिए और मेरा कूपन कोड AC512 लगाइए, आपको 800 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ जी, पाटलिपुत्र को पहली बार किस शासक ने अपनी राजधानी के रूप में जाना था? मुझे नहीं लगता मुझे इसका आंसर बताने की जरूरत है, क्योंकि अभी अभी हाल में, अभी जस्ट 2 मिनट पहले भी मैं आपको इसका आंसर बता के हटी हूँ कि किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र को बनाया था। अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन एंड कनिष्क। देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पे अगर अजातशत्रु की बात करते हैं, अगर आप लोग कहते हो अजातशत्रु इसका आंसर आएगा, तो अजातशत्रु ने राजगृह को अपने कैपिटल बनाया था। किसको? राजगृह को अपने कैपिटल बनाया था। क्लियर? बात समझ। अगर हम कालाशोक की बात करते हैं तो कालाशोक ने वैशाली को अपनी कैपिटल बनाया। ठीक है। अगर आप कनिष्क की बात करते हैं तो कनिष्क ने 2 कैपिटल बनाई थी, एक था मथुरा, सबसे ज्यादा मथुरा ही थी, और उसके बाद पाटलिपुत्र। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया कि पाटलिपुत्र को पहली बार किसने अपनी राजधानी बनाया था? तो जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की उसी ने ही पाटलिपुत्र को अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बात समझ में आई? क्योंकि अजातशत्रु ने किसको? राजगृह को। कालाशोक ने किसको? वैशाली को। कनिष्क ने 2 राजधानी बनाई थी, एक का नाम था मथुरा, एक का नाम था पाटलिपुत्र। लेकिन अगर हम उदयन की बात करते हैं तो उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी गंगा और सोन नदी के तट पर, और उसके बाद इसको ही अपने क्या बनाया था? कैपिटल बनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हाँ जी, बताइए, कोई कंफ्यूजन है? एनी डाउट? किसी भी तरह का कोई समस्या, कुछ ऐसा जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है? क्लियर है? बहुत से अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन शुरू में भारत का सबसे शक्तिशाली शहर राज्य था? मतलब आपको ये बताना है कि जो 16 महाजनपद हैं, इन 16 महाजनपदों में सबसे पावरफुल कौन था? सबसे पावरफुल कौन था? सबसे शक्तिशाली कौन था? हाँ जी, गंधार, कंबोज, काशी और मगध। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताने की जरूरत है, क्योंकि भारत में एक ही एम्पायर ने, एक ही महाजनपदा ने भारत पर राज किया था, जिसने सभी बाकी के जितने भी महाजनपद थे उनको अपने अंडर में कर लिया था। तो बताइए कौन हो सकता है? कौन हो सकता है कि एक अंपायर, जैसे आप सभी को पता है 12 मिसलें हैं, 12 मिसलों में से एक मिसल ऐसी थी शुक्र चकिया मिसल, जिसने अन्य 11 को अपने अंडर में कर लिया था। उसी तरह से अगर हम बात करें 16 महाजनपदों की, तो 16 महाजनपदों में से एक शक्तिशाली ऐसा महाजनपद था जिसने बाकी के अन्य महाजनपदों को अपने अंडर में कर लिया था। आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या होगा? सभी को पता है, सभी को पता है इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मगध एक ऐसा महाजनपद था जिसने बाकी के जितने भी महाजनपद थे सभी पर अटैक किया, सभी किसी को किसी से शादी कर ली, किसी के साथ दोस्ती कर ली, किसी पर अधिकार कर लिया और उनको अपने में क्या कर लिया? मर्ज कर लिया, और पूरे भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। बात समझ में? तो वो कौन सा था? मगध। अगर हम गंधार की बात करते हैं तो गंधार की कैपिटल क्या थी? तक्षशिला। क्या नाम थी? तक्षशिला। गंधार की कैपिटल कहाँ क्या है? तक्षशिला, जो कहां पे है? पाकिस्तान में। कंबोज की बात करते हैं तो कंबोज की कैपिटल का नाम है हाटक। क्या नाम है? हाटक। ये भी कहां पे है? कहां पे है? भारत से बाहर है। काशी की अगर बात करते हैं तो काशी की कैपिटल का नाम क्या है? वाराणसी। क्या नाम है? वाराणसी। अगर हम बात करते हैं मगध की, मगध की कैपिटल का नाम क्या है? ग्रीव्रज। क्या? ग्रीव्रज। पहले नंबर पे कौन सी थी? ग्रीव्रज। दूसरे नंबर पे कौन सी थी? राजगृह। दूसरे नंबर पे कौन सी थी? राजगृह। और तीसरे नंबर पे कौन सी थी? पाटलिपुत्र। बात समझ में आ गई? समझ? तो एक मगध एम्पायर, जैसे शुक्र चकिया मिसल में 12 मिसलों में शुक्र चकिया मिसल ने सभी बाकी की मिसलों पर अधिकार कर लिया, उसी तरह से मगध एम्पायर ने क्या किया? मगध में जितने भी वंश आए उन सभी ने 12 जो अन्य जो 15 महाजनपद थे उन पर अटैक किया और उन्हें मगध एम्पायर में मिला लिया। क्लियर? बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या किया? मगध वंश में मिला लिया। क्लियर? बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, नंदा, गुप्ता एंड लिच्छवी। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक। क्या होता है? संविधान जहां पे लागू होता है। बात समझ में आई? मौर्य, नंदा, गुप्ता एंड लिच्छवी। वैशाली जो था, वैशाली में कौन सा वंश था? कौन सा वंश था? गुप्ता आप छोड़ दीजिए, नंदा आप छोड़ दीजिए, मौर्य आप छोड़ दीजिए, बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवी
आप सभी को याद होगा, जो आपने अगर बिंबिसार की बात करते तो बिंबिसार ने विशाली के लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलना से क्या की थी, शादी की थी। तो लिच्छवी कहाँ के है, विशाली के। लिच्छवी कहाँ के है, विशाली के। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बात समझ में आई, बात समझ में। क्योंकि मौर्यों में कोई भी गणतंत्र प्रणाली नहीं थी, नंदों ने कोई भी गणतंत्र प्रणाली को लागू नहीं किया, गुप्तों ने कोई गणतंत्र, वैसे भी यहाँ पे तो राजतंत्र था। आप सभी को पता है गुप्ता एम्पायर में क्या था, राजतंत्र था, राजा का शासन था। मौर्य एम्पायर में राजतंत्र था, राजा का शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक है, गुप्ता में समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त सेकंड है, चंद्रगुप्त फर्स्ट है, ये क्या थे, राजतंत्र थे। नंदा में भी क्या था, महापद्म नंद था, नंद वंश था। लेकिन लिच्छवियों की अगर बात करते हैं तो जो वज्जी था, विशाली था, वो वज्जी जो है 8 गणतंत्र में बटा हुआ था, जिसमें एक आता है विशाली, जिसमें कौन सा वंश था, लिच्छवी वंश था। क्लियर, बात समझ में आई। जो आपका महाजनपद है जिसका नाम है वज्जी, वज्जी में क्या था, वज्जी में क्या था, गणतंत्र प्रणाली थी, रिपब्लिक था। इसके अंदर वज्जी जो था 8 में बटा हुआ था, 8 संघों में, 8 गणतंत्र प्रणालियों में बटा हुआ था। इसमें आपका एक क्या आता है, विशाली आता है। विशाली जिसकी क्या थी, लिच्छवी थी। कौन सा वंश था, लिच्छवी वंश था। क्लियर, बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो वज्जी में कौन सी क्या प्रणाली थी, वज्जी में राजतंत्र था कि लोकतंत्र था, वज्जी में राजतंत्र था कि लोकतंत्र था। मौर्यों में राजतंत्र था, नंदों में राजतंत्र था, गुप्ता में राजतंत्र था, लेकिन वज्जियों में नहीं था। वज्जियों में क्या था, लोकतंत्र था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस बौद्ध ग्रंथ में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया। स्टूडेंट ध्यान रखना, यहाँ पे आपसे बौद्ध ग्रंथ पूछा गया। कई बार क्या होता है, मैं आपको ये भी चीज़ बता देती हूँ, ऊपर आपके लिखा हुआ है बौद्ध ग्रंथ, आपको ये पता है कि 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें भगवती सूत्र से भी मिलती है और अंगुत्तर निकाय से भी मिलती है। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। यहाँ पे आपके दोनों ही ऑप्शन में मान लो दिए हो, यहाँ पे मान लो अंगुत्तर निकाय, यहाँ पहले क्या दिया हो आपके पास में, भगवती सूत्र दिया हो, क्या दिया हो, भगवती सूत्र। अब ये छोड़ दीजिए, छोड़ दो, ये दीवंश छोड़ दो, ठीक है। आपके मान लो थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, भगवती सूत्र दिया हुआ है, ठीक है। चौथा ऑप्शन अंगुत्तर निकाय दिया गया है। आपसे क्या पूछा गया, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। आपको तो ये बात पता है कि भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद है और अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजनपद है, लेकिन आपको कंफ्यूजन कहाँ पैदा होगी कि भगवती सूत्र बौद्ध ग्रंथ है कि अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। आपको कंफ्यूजन यहाँ पैदा होगी। आपको ये पता है कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र से मिलती है, नो डाउट, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है और अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। यहाँ पे आपसे बौद्ध ग्रंथ पूछा गया है, तो बौद्ध ग्रंथ क्या आएगा, अंगुत्तर निकाय आएगा। अगर यहाँ पे जैन ग्रंथ पूछा होता तो भगवती सूत्र आता। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर है। बात समझ में। त्रिपिटक आपको पता ही है, बौद्ध धर्म के 3 त्रिपिटक हैं, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, ये आपको पता ही है। बात समझ। पिटक का मतलब क्या होता है, टोकरी। पिटक एक पाली भाषा का, पाली लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है टोकरी। क्या, टोकरी। बात समझ में। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये चीज ध्यान रखिएगा बौद्ध और जैन ग्रंथ की। क्लियर, आगे बढ़े, क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। हाँ जी भाई, इंग्लिश मास्टर गाइड का बैच स्टार्ट हो चुका है 27 मई से जल्दी इसमें आपको एनरोल करवा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी क्या थी। देखिए स्टूडेंट, आप सभी को पता है पंचाल एक महाजनपद था। क्या था, महाजनपद था। ये पंचाल क्या है, महाजनपद है। इस पंचाल की 2 कैपिटल थी, एक का नाम था अहिछत्रपुर और एक का नाम था कंपिल्य। बात समझ में आई। एक पंचाल एक महाजनपद था। इस पंचाल की 2 कैपिटल थी, एक का नाम था अहिछत्रपुर और एक का नाम था कंपिल्य। अहिछत्र जो थी वो थी नॉर्थ की और जो कंपिल्य थी वो किसकी थी, साउथ की। किसकी थी, साउथ। पंचाल की 2 कैपिटल थी। उत्तरी कैपिटल कौन सी थी, नॉर्थ कैपिटल कौन सी थी, अहिछत्रपुर थी, और दक्षिणी साउथ कैपिटल कौन सी थी, कंपिल्य। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, उत्तरी, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। बात समझ में आई। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। मथुरा किसकी कैपिटल थी, सूरसेन की। किसकी कैपिटल थी, सूरसेन की। सूरसेन एक महाजनपद था, उसकी कैपिटल का नाम क्या है, मथुरा। इंद्रप्रस्थ किसकी कैपिटल थी, कुरु की।
बात समझ में आई? हस्तिनापुर नहीं थे, इंद्रप्रस्थ को आप हस्तिनापुर भी कह सकते हो। बात समझ में आई? तो देखिए उत्तरी पंचाल की कैपिटल क्या थी? अहिछत्रपुर। अगर क्वेश्चन आता दक्षिणी पंचाल की कैपिटल बताइए, दक्षिणी पंचाल की कैपिटल बताइए, तो वो कौन सी थी? कांपिल्य। क्या थी? कांपिल्य। बात समझ में आई? उत्तरी पंचाल की कैपिटल कौन सी थी? तो वो क्या है? अहिछत्रपुर। अगर पूछा जाता दक्षिणी पंचाल की कैपिटल बताइए तो वो क्या आएगा? कांपिल्य। क्लियर? सूरसेन की क्या है? मथुरा है, और इंद्रप्रस्थ की क्या है? कुरु की क्या है? इंद्रप्रस्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 16 महाजनपदों के काल में मथुरा किसकी कैपिटल थी? अभी हम इसके बारे में बात करके हटे, की है ना कि? बताइए वज्जी की कैपिटल क्या थी? आप सभी को पता है, विदेह है, मिथिला है। बात समझ में आई? वज्जी की कैपिटल का नाम क्या था? विदेह और मिथिला। वश की कैपिटल का नाम क्या था? कौशाम्बी। काशी की कैपिटल क्या थी? वाराणसी। और सूरसेन की कैपिटल क्या थी? मथुरा। क्लियर? बात समझ में आई? वज्जी की कैपिटल क्या है? विदेह या मिथिला, या वैशाली भी कर सकते हो। वश की कौशाम्बी, काशी की वाराणसी, और सूरसेन की मथुरा। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी। पूछा क्या गया? मथुरा, तो सूरसेन। क्लियर? समझ में आया? बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अपने आप आपको हर चीज याद हो जाएगी। क्लियर? समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट, इंग्लिश मास्टर गाइड है, जूलॉजी बॉटनी का जो देखो इंग्लिश मास्टर का बैच जो स्टार्ट हो चुका है 27 मई को, लेकिन जूलॉजी बॉटनी का कमिंग सून है, जल्दी ही आने वाला है। तो अगर आप लोगों की इच्छा है जूलॉजी बॉटनी में लेने की तो जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल करवा लीजिए। इसी के साथ आज की क्लास में ही इतना ही। होप सो क्लास समझ में आ गई होगी, पसंद आ गई होगी, जितने भी क्वेश्चन करवाए गए आपको याद हो गए होंगे। आज आप लोगों के लिए टॉपिक नया था, महाजनपदा पीरियड, मैं जानती हूँ। तो आप लोग अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा। होप सो मैं हमेशा, वो कहते हैं ना हर टीचर की यही सबसे बड़ी यही बात होती है कि उनका लक्ष्य एक ही रहता है, बच्चों को समझाना। तो ये इस लक्ष्य में मैं कितना सफल रही हूँ वो आप लोगों को बताना है मुझे कि आप लोगों ने कितना इस चीज़ को समझा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाए गए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, और पक्का आप मान के चलिएगा यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार रखिएगा। थैंक यू सो मच। पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो। पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि यार हम जो है ये टॉपिक लास्ट बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये टॉपिक हमें दोबारा उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो चलिए आज क्लास को हम यही विराम देते हैं। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और अपना ध्यान रखिए। कल आप सभी को पता है मॉक टेस्ट है, तो आप जरूर आइएगा। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है जरूर आइएगा। कल का टाइम आप सभी को पता ही है। तो 15 जून अरोड़ा क्लासेस, आप सभी जानते हैं, यहाँ पर एक PSTET का मॉक टेस्ट अरेंज करवाया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को ये पता लगाना है कि आप लोगों का लेवल कितना है। क्लियर? थैंक यू सो मच। चलो कल मिलते हैं। ओके। और सेकेंडली कल आप लोगों का यूट्यूब सेशन रहेगा, तो क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा। ओके, बाय। हाँ जी, कैसी लगी आप सभी को क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी है, आप लोगों को लगता है कि मैम ने हमें हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में करवाई है, आप लोगों को लगा कि हिस्ट्री जो हमारे लिए एक टफ सब्जेक्ट हुआ करता था, बोरिंग सब्जेक्ट हुआ करता था, उसको मैम ने हमें इंटरेस्टिंग बना दिया है, तो जरूर आप लोग हमारे नए बैच जो 20 जून को स्टार्ट होने वाला है PSTET का बैच, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हिस्ट्री हम या कोई भी सब्जेक्ट है, PSTET का कोई भी सब्जेक्ट है, हमारी पूरी टीम के द्वारा आपको पूरे इंटरेस्टिंग वे में करवाया जाता है। क्लियर? अगर आपको 20 जून का बैच ज्वाइन करना है तो आपको क्या क्या करना है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले जो एंड्रॉयड यूजर जो फोन वाले हैं उनको अरोड़ा क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद जो आईफोन वाले हैं उनके लिए डाउनलोड करना है द इंस्टीट्यूट ऐप। इसके लिए आपको फिल करना ORG कोड। इसके बाद ये करने के बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। इसके अंदर आपको कोर्सेज जो है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके सामने आपको कोर्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सारे कोर्स आ जाएंगे कि कौन कौन सा कोर्स आपने ज्वाइन करना है। तो आप PSTET के कोर्स पर
पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपको पेमेंट किस तरह से देनी है, तो आपके लिए पेमेंट का सामने ऑप्शन है। लेकिन अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोई भी कूपन कोड यूज कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, कूपन कोड कोई भी यूज करिए, जैसे कि मान लीजिए अगर आप AC 512 यूज करते हैं तो ये मेरा कूपन कोड है। AC 512 अगर आप यूज करते हैं तो ये मेरा कूपन कोड है, तो आप जो है मेरे अंडर में आ जाएंगे। कोई भी टीचर का आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, क्लियर। लेकिन अगर आप AC 512 यूज करते हैं तो आप मेरे अंडर में आ जाएंगे, ताकि मैं आपको हर चीज की अपडेट दे पाऊंगी। अगर यहाँ पे कूपन कोड आप फिल करते हैं, उसके बाद में इस सब करने के बाद में आपके साथ में आएगा आई एम इंटरेस्टिंग, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे ये जो आएगा, आपके पास मैसेज आएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। आपको यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपके पास पेमेंट के लिए आपके पास रिगार्डिंग आएगा कि आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं, UPI कार्ड, नेटवर्किंग, वॉलेट एंड EMI। उसके बाद जिस तरह से आप करना चाहते हैं, जिस तरह से सुटेबल है, आप पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद अगर आपके पास कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 77101040 पे डायल कीजिए। आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन, हर तरह की अपडेट मिल जाएगी। क्लियर, थैंक यू so much.